नमस्कार साथियों, आज मैं एसकेसी एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एसकेसी एजुकेशन ग्रुप में बाकी कक्षाओं की तरह आज गणित की कक्षाएं भी सुचारू रूप से संचालित होने जा रही है। इस संदर्भ में मैं गणेश चौधरी कुछ गणित कक्षाएं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, जिसका आप आनंदपूर्वक, अनुभवपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। इसी की टॉपिक में शुरुआत करते हैं अपन 10वीं कक्षा का। 10वीं कक्षा का जो चैप्टर है, गणित के चैप्टर वैसे अलग अलग डिवाइड होते हैं। वैदिक गणित, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। उसी संदर्भ में चैप्टर दे रखे हैं बहुपद और दो चरों वाले रैखिक गुण समीकरण, जो बीज व्यंजक से संबंधित है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन दो टॉपिक को अपन को पूर्ण रूप से 100% करना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने तीसरा टॉपिक जो बहुपद के रूप में अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक में, वो है आपका बहुपद। अब बात आती बहुपद होता क्या है। क्या इसमें बहुत सारे पद होते हैं या दो से अधिक पद होते हैं? ऐसा कुछ नहीं। बहुपद बीजीय व्यंजक में अलग अलग रूपों में होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास में ax प्लस बी एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद है, ax प्लस बी। उसके बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह भी एक बहुपद है। तीसरा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यह भी एक बहुपद है। ये अलग अलग प्रकार के बहुपद है। जैसे कि मैंने आपके सामने इसको 3 रूपों में लिखा है। जो पहला रूप है ax प्लस बी, जो पहला रूप है ax प्लस बी, वो आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। और जो दूसरा लिखा मैंने आपके सामने, जो दूसरा मैंने लिखा है, वह कहलाता है आपका द्विघातीय बहुपद। यह दूसरा रूप कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। और जो आपके सामने तीसरा लिखा हुआ है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह आपका कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार से बहुपद की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस बहुपद को समझने के लिए अपने तीनों रूपों में अलग अलग बहुपद लिखे हैं। लेकिन बहुपद की पहचान अपन को कैसे करनी है कि यह द्विघातीय है या रैखिक है या त्रिघातीय है, वो पहचान अति आवश्यक है। जैसे कि अपन ने पहला लिखा ax प्लस बी, तो आपको वास्तविकता के तौर पे यह ध्यान रखना है कि जो x की घातांक हो, उच्चतम घातांक हो, जो x की घातांक हो और उच्चतम घातांक हो, वही उस बहुपद का रूप है। वही उस बहुपद का रूप है। जैसे यहां पे अपने पास में x की घात कुछ नहीं है तो 0 नहीं है, एक साइलेंट में। एक घात को दर्शाया नहीं जाता है, वो साइलेंट में रहती है। अर्थात यहां पे अपने पास में x की घात क्या है? 1 है। तो जहां x की घात 1 है, उसको एक युग्म समीकरण नहीं बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसमें x की घात 1 है, बाकी कुछ भी नहीं, उच्चतम घात है। x की घात उच्चतम घात वही है, उसमें अपन x की घात 1 है, वह हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। दूसरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे आपको 2 पदों के अंदर x नजर आ रहा है।
पहला तो है x का स्क्वायर और दूसरा है x। तो मैंने अभी आपके सामने बात की है कि x की उच्चतम घात कितनी है। जितनी x की उच्चतम घात है वही उस बहुपद का रूप है। जैसे कि यहां पे x की घात 2 है और यहां पे x की घात 1 है, तो x की उच्चतम घात हुई आपके 2, इसलिए यह बन गया आपका द्विघातीय बहुपद। इसके आधार पर अपने डिफाइन कर लिया। आज ही समझ में। तीसरा जो बहुपद आपके सामने प्रदर्शित है वो है आपका ax³ bx² प्लस cx प्लस d। यहां पे भी वही बात पूर्व ज्ञान के आधार पर कि x की उच्चतम घात कितनी है। तो यहां पे x की उच्चतम घात है आपके, एक तो है x की घात 3, दूसरी x की घात 2 और एक है x की घात 1। तो आपके सामने x की घात 3 जो है वो x की घात 3 है, वो उच्चतम घात है। इसलिए x की घात 3 के आधार पर अपने डिसाइड कर लिया कि त्रिघातीय बहुपद है। इस प्रकार से अपन को बहुपद की पहचान करनी है कि बहुपद है किस प्रकार का। पहला हो गया रेखिक बहुपद जिस पे x की घात 1 थी, दूसरा x की घात कोई थी नहीं। दूसरा जो बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, भले ही x दो पदों में हो लेकिन जो x का स्क्वायर है वो उच्चतम घात के रूप में है, इसलिए द्विघातीय बहुपद हो गया। तीसरा ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें भी x 3 पदों में है लेकिन x की घात 3 जो है वो उच्चतम घात है। इसके आधार पर आपने निर्धारण कर दिया कि यह त्रिघातीय बहुपद है। यहां तक चीज समझ में आई आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये केवल और केवल जो 3 रूपों में मैंने बहुपदों को लिखा है वो बहुपद का व्यापक रूप है। वो कैसे? व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई संख्या नहीं दर्शाई हुई है, लेकिन आप ध्यान रखना जहां जहां मैंने A, B, C और D लिखा वहां पर आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वहां पर आपकी वास्तविक संख्या है। कैसे? जैसे कि मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 लिखा, तो इसमें आप बहुपद को कैसे देखोगे कि यहां पे a का यानी x का गुणांक a है, वो किसी न किसी न्यूमेरिकल के रूप में है और कुछ भी नहीं हो तो 1 है। 1 हमेशा साइलेंट रहता है, 1 को कभी दर्शाया नहीं जाता है। तो इसलिए यहां 6 लिखा हुआ x का गुणांक, तो इसका मतलब a का रूप हो गया 6, x का x और b का रूप हो गया 4। इसलिए अपन विशेष ध्यान रखें कि व्यापक रूप का यह समीकरण था, उसमें a, b, c, d वास्तविक संख्याएं हैं, वो x के गुणांक में हो सकती है, वो x के गुणांक में हो सकती है। जैसे कि दूसरा समीकरण था आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें समझे तो 3x² प्लस 2x प्लस 6 ये हो गया। या x² का गुणांक 3 है या x का गुणांक 2 है। किसी संख्या के बीच में, किसी दो संख्याओं के बीच में यहां पर चिन्ह नहीं है तो उन दो संख्याओं के बीच में गुणे का संबंध होता है हमेशा। उसी प्रकार जैसे कि तीसरे में समीकरण को लिखते हैं तो 2x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 15, तो यहां पे अपने पास x की घात 3 है या x की घात 2 है या x की घात 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने x की घात उच्चतम घात जो 3 है इसके आधार पर ये आपके पास में त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये थी अपने बहुपदों की पहचान। अब अपने 10वीं के अंदर
10वीं कक्षा के अंदर मेन टॉपिक जो होता है वो किससे संबंधित होता है? वह द्विघात समीकरण से संबंधित होता है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है आपके पास में ax² bx + c = 0। आपको प्रत्येक बहुपद इसके रूप में मिलेगा, ax² + bx + c = 0 का रूप में मिलेगा। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसी संदर्भ में जैसे कि अपन बात करें कि द्विघात समीकरण की पहचान, तो अभी मैंने आपको बताई थी द्विघात समीकरण की पहचान पकड़नी है कि प्रथम पद का स्क्वायर x का गुणांक प्लस अंकगणित बराबर में 0 हो तो चलेगा और नहीं हो तो चलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको समीकरण मिलना जरूरी है, यानी ax² bx + c। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां a, जहां b और जहां c, यहां पर कोई न कोई वास्तविक संख्याएं होगी। इसलिए तो यहां पे समीकरण का वापस रूप बन गया 3x² + 6x + 9 = 0। अब यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। इसलिए आपको ट्रिकली यह पता होना चाहिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जब यह द्विघात समीकरण होगा तो आगे अपन विधियों को लागू करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, श्रीधराचार्य से करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर उससे करेंगे। लेकिन अपन को पहले द्विघात समीकरण तक पहुंचना अति आवश्यक है कि इस द्विघात समीकरण की जो प्रकृति है वो खुद की द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, यह समझना आवश्यक है। इसलिए कोई न कोई समीकरण आपको इस रूप में मिल जाएगा। हालांकि अब जैसे आपके पास में एक समीकरण आ गया x + 1/x = 1। अब आप सीधा ही अपना दिमाग लगा लो, सीधा दिमाग ये लगा लो कि ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। जो टैलेंट विद्यार्थी वही होते हैं जो इसको सोचते हैं, सीधा नॉकआउट नहीं करते हैं, इसको सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन देना होगा, इस पर गौर करना होगा। पहले झटके में नहीं नकारना है कि द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि कहां प्रथम पद का स्क्वायर है, कहां x का गुणांक है, कोई है ही नहीं। ये होगा द्विघात समीकरण। वह कैसे? जब कोई भी संख्या अंश और हर में हो, है ये नहीं है तो किसी संख्या के नीचे 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या के हरों में 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह आपके भिन्न के रूप में व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन अंश में 1 लगा दिया तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। जैसे कि एक तो आपके पास में 4 है, जैसे 4 के नीचे में 1 लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 के 4 ही रहेंगे। अगर मैं 4 के ऊपर 1 लगा लूं तो वह 4 1 का चौथा भाग हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। इसीलिए आप किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने के लिए, भिन्नात्मक रूप में व्यवस्थित लाने के लिए किसी संख्या के हर में आप 1 प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो 1 और x था, लसअप आ गया x। जब कोई भी संख्या भिन्न में होती है, लसअप की प्रक्रिया में कह सकते हैं, उसको सरल किया जा सकता है। लसअप हमेशा हरों के लिए जाते हैं। जैसे कि 1 और x का लसअप क्या आया? x आया। अब प्रक्रिया आगे क्या होती है कि जो लसअप लिया उसमें हर का देंगे भाग, जितनी बार भाग जाएगा उसको अंश से करेंगे गुणा। 1 का भाग 1 इसके साइलेंट में है, x के साइड में 1 तो चिपका हुआ ना, ऐसे बोल सकते हैं, साइलेंट में है। 1 का भाग 1 में चला गया, पीछे बचा x को ऊपर वाले x से गुणा किया तो x को x से गुणा करने पर क्या बनेगा? x² बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लसअप लिया उसमें हर का दिया भाग, जितनी बार भाग गया उसको अंश से किया गुणा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्लस
x का भाग x में चला गया एक बार, एक को ऊपर वाले एक से गुणा किया एक, फिर बराबर में क्या है अपने पास में एक, यहां तक चले अपन। इसीलिए आगे बढ़ने पर क्या होगा कि आपको एक नियम याद होना चाहिए कि जब कोई भी संख्या बराबर के दोनों तरफ हो और भिन्न में हो तब उन दोनों संख्याओं के बीच में वज्र गुणन होता है। वज्र गुणन की प्रक्रिया के माध्यम से उसका आगे सरलीकरण दिया जाता है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक को एक से गुणा किया। याद रहे किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर या किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही संख्या रहती है। और एक याद ये रखें, x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और x को x से जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर अपने सवाल गलत करा देती है। जब अपना सवाल परीक्षा के टाइम में एक बार गलत हो जाना शुरू हो जाता है, वापस उसका सरलीकरण उसी टाइम में होना मुश्किल है। इसलिए अपना ध्यान IQ उसी पे रखें। इसी प्रकार एक को चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो, एक को चाहे किसी संख्या में भाग दो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी संदर्भ में एक्स स्क्वायर प्लस एक को अपन ने एक से गुणा किया, वही की वही संख्या रह गई, और x को अपन ने एक से गुणा किया तो एक x हो गया। हालांकि एक साइलेंट रहता है, एक लिखा नहीं जाता है, तो समीकरण का रूप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक और ये x। अब आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, लगने लगा ना, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। अब आपको थोड़ी थोड़ी परिचय होने लगा कि हाँ ये प्रथम पद का स्क्वायर आया है, जबकि आप यहां तो नेगलेक्ट कर रहे थे पहले समीकरण को कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर एक। ये द्विघात समीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ज्यों ज्यों आपने इसका सॉल्यूशन दिया तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आने लगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर एक्स। अब ये थोड़ा अव्यवस्थित है, इसलिए कोई भी संख्या बराबर के इधर हो या इधर हो, चर संख्या अचर संख्या, उसको इधर उधर व्यवस्थित करने के लिए एक पक्षांतरण होता है। तो इसलिए यहां पर अपन पक्षांतरण करेंगे और अपन को अच्छी तरह से याद है कि पक्षांतरण करने पर चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं। कोई भी संख्या प्लस की है उधर जाते ही माइनस की हो जाएगी, उधर माइनस की है इधर आते ही प्लस की हो जाएगी। पक्षांतरण करने पर चिन्ह संख्याओं के बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर 0। ये इधर प्लस का x था, इधर आते किसका x हो गया, माइनस का हो गया, इधर आते किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आप आराम से ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ऐसे ऐसे समीकरण 10वीं के विद्यार्थियों के सामने बोर्ड वाला पूछता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रत्येक सवाल पे फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्नवाचक और बनता है, क्या ये द्विघात समीकरण किसके रूप में है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? आपको होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूप, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहां एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, x के गुणांक में भी 1 है। जहां पर एक्स स्क्वायर और x के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, वहां पर आप निसंकोच ये समझ सकते हैं कि वहां 1 है। इसका मतलब a बराबर 1 हो गया, b बराबर भी 1 हो गया। इसका मतलब a b वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं अपन। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं अपन। जो अपना महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है 10th के अंदर, वो बनता है द्विघात समीकरण, यानी द्विघातीय समीकरण का द्विघात समीकरण। अब अपन ने अभी पहले पूर्व में पढ़ी थी कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करनी है, सवाल को समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लाना है। उतना करने के बाद में अब यहां जो अपने महत्वपूर्ण सवाल कितने टॉपिक में बन सकते हैं, कितने पॉइंट में इस प्रश्नावली से सवाल आपसे बोर्ड वाला पुटअप करता है,
तो पहला ही सवाल यहां बनता है, शून्यांक ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना। वो बोर्ड वाला पहला सवाल आपसे ये कर सकता है, शून्यांक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये ज्ञात करता है, शून्यांक ज्ञात करने के साथ साथ में सवाल को थोड़ा अच्छा रूप दे तो वो क्या पूछेगा, शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच, शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच। पहला सवाल ज्ञात कर सकता है, सिंपल सवाल अगर आपको दे तो शून्यांक ज्ञात करो। दूसरा आपको यह पूछ सकता है कि शून्यांक के संबंध की सत्यता की जांच। अगर आपने शून्यांक ज्ञात कर लिए, क्या आपने जो शून्यांक ज्ञात किए हैं वो सही है कि नहीं। दूसरा सवाल आपको सुपरलेटिव डिग्री में ये कर सकता है। फिर आते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका सीधा सीधा बनता है, गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना। बिल्कुल आपको अलग से गुणनखंड विधि का पूछे तो आपको गुणनखंड विधि से ही करना है। आगे का जो सवाल बनता है वह बनता है, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए या शून्यांक ज्ञात कीजिए। दोनों हो सकता है, आप उसको मूल भी कह सकते हैं। हम सब पढ़ेंगे मूल कैसे ज्ञात करें, मूल क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी मैं ये आपके सामने ये प्रदर्शित कर रहा हूं कि बोर्ड के अंदर सवाल किस किस प्रकार से कर सकता है। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही होता है, अच्छे टैलेंट तक वही होता है, उसके लिए पहले ध्यान रखना चाहिए कि सवाल किस किस प्रकार के करेगा ताकि वो उसको ही पकड़े। अगला सवाल अपना जो बनता है वह बनता है, मूलों की प्रकृति, जो 3 रूपों में होती है। मूल वास्तविक भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक काल्पनिक। सब पढ़ेंगे अपन। मूल काल्पनिक 3 प्रकार से होती है, वास्तविक भिन्न भिन्न, वास्तविक समान और मूल काल्पनिक। ये 3 रूपों से मूलों की प्रकृति होती। अब मैं आपके सामने सरलीकरण नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कि पढ़ना क्या होता है इस प्रश्नावली के अंदर। उसके बाद जब मूलों की प्रकृति अलग अलग प्रकार से आती है, 3 रूपों में आएगी, कुछ अलग रूपों में आएगी नहीं, 3 ही रूपों में आएगी। अब उसके बाद अगला बनता है, जब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं तो बनती है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि। और कभी कभी आपको कंफ्यूजन सवाल ये देते हैं कि द्विघाती विधि से, तो द्विघाती विधि और श्रीधराचार्य विधि एक ही होती है। अच्छी तरह से याद रखें, द्विघाती विधि यही कहलाती है। और अगला जो इस प्रश्नावली से संबंधित सवाल किया जाता है, जो अपन 9th में अच्छी तरह से उसको पढ़ के आते हैं, वह होता है विभाजन एल्गोरिथम विधि से शून्यांक ज्ञात करना, अपनी भाषा में भाग विधि। ये पूछता है तो हो गया कि विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग ज्ञात करके, भाग सरल करके शून्यांक ज्ञात करना, ये आपको पूछता है। इसलिए मैं वापस दोहरा दूं कि इस प्रश्नावली में अपन को कितने प्रकार के सवालों का फ्रेम देखना है। तो जो पहला फ्रेम ये बनता है कि जब आपके पास में द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण के अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण के अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे। वह शून्यांक ज्ञात करने का तरीका 9th में अपन ने शेषफल प्रमेय विधि पढ़ा था, लेकिन वो हट के 10th के अंदर है।
10th के अपन गुणनखंड विधि जो अपन 8वीं से करते आ रहे हैं, मध्य खंडन विधि या गुणनखंड विधि, उसके आधार पर त्रिपद व्यंजक के 4 पद बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे। फिर अब शून्यांक तो ज्ञात हो गए, लेकिन आपको सवाल ओवर में कर लें, शून्यांक ज्ञात करके शून्यांक आपके सही है कि नहीं है, संबंध की सत्यता की जांच करो। उस समय आपको 2 सूत्रों का प्रयोग करके शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। दूसरा सवाल आपसे यह करता है। तीसरा सवाल आपसे यह करता है कि गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात कीजिए। अगर आपको सीधा सीधा गुणनखंड विधि का पूछा है तो आपको गुणनखंड विधि से ही शून्यांक ज्ञात करने हैं। फिर जो चौथा सवाल बनता है वो बनता है इंपॉर्टेंट एंड टेक्निक। अच्छी तरह से है, मोस्ट है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। क्योंकि हमेशा बोर्ड प्रश्न करने वाले का फोकस इन 2 पर रहता है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। 100% इन दोनों में से एक न एक सवाल आपको जरूर पूछता है। इसलिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि को भी अच्छी तरह से अपन को समझना है। यह भी द्विघात समीकरण की है, सारी विधियां द्विघात समीकरण को ही सॉल्व करती है, लेकिन अलग अलग रूपों से करती है। और अगला सवाल जो बनता है वो बनता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति 3 माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, वो अलग अलग 3 माध्यम हैं। एक तो मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक समान, दूसरा मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, और तीसरा जो होता है मूल काल्पनिक होते हैं। अब जो अगला सवाल जो बनता है, छठा जो बनता है वो श्रीधराचार्य सूत्र। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सूत्र लगाया, संख्या एडजस्ट की और सरलीकरण हो जाएगा, लेकिन बोर्ड की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और जो अगला बनता है, अगला सवाल जो अपन अच्छी तरह से परिपूर्ण करके पूर्व कक्षाओं से आते हैं, वह होता है आपका विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना। और हाँ, इसको भी अगर सवाल को थोड़ा ओवर करें तो विभाजन विधि से भाग सरल करके, एल्गोरिथम विधि से भाग सरल करके, इसको भी आगे आपको भाग की जांच पूछ सकता है कि जो आपने भाग ज्ञात किया है क्या वो भाग सही है या नहीं है। जो भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में आता है, ax प्लस bx प्लस c, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपको इस समीकरण के रूप में ये लाता है। तो अपन अब शून्यांक ज्ञात करने की विधि को अभी पढ़ते हैं आगे।